friends, welcome back to the class of Science and Technology by Zero IS. This is the fourth session of Science and Technology in the series. So अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी को डिस्कस किया था, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस. तो जो लोग क्लास में पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस. उसका लिंक जो है इस वीडियो के जो लिंक है इस वीडियो के नीचे उसमें मेंशन कर दिया जाएगा. उसको देखिए, क्योंकि जो आज की क्लास है, अगर आप अभी फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी. तो उस लिंक को इस्टेब्लिश करने के लिए पहले वो वाले 3 लेक्चर्स देखिए, उसके बाद में कम टू दिस सेशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो जो सोलर एनर्जी होती है रिन्यूएबल में, अगर आप लोग को याद हो हमने क्या क्या पढ़ा था. वी स्टडीड अबाउट सोलर, विंड, जियोथर्मल, देन आपका ओशन एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया. जनरली इट इज़ एसोसिएटेड विद दिस. तो इन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा जितना पेपर के हिसाब से रिक्वायरमेंट है उतना स्टडी करेंगे. बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं, वो हम केवल डिस्कस करेंगे. बाकी रिसर्च बेस्ड कोई यहाँ पे स्टडी नहीं होगी, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है. तो जितना यूपीएससी में पूछा गया है आज तक, तो आउट ऑफ ऑल द एनर्जीज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन सोलर एनर्जी. सौर ऊर्जा के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 में, 2019 में. तो वो तो जब मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जब ये रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट खत्म हो जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो उसी हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टॉपिक हम लोग उस डेप्थ में जाएंगे. तो जो सौर ऊर्जा होती है वो बेसिकली फॉलोइंग एनर्जी में यूज़ होती है. मतलब इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है. तो जो पहला चीज़ है उसमें हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को वी आर कन्वर्टिंग इनटू थर्मल एनर्जी. थर्मल ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करते हैं. इसको कन्वर्ट करने के तरीके क्या है, व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच वी कन्वर्ट देम. सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर एयर हीटर हो गया, जो आपके ब्लोअर होते हैं, गर्म हवा जो फेंकते हैं, वो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं. सोलर पॉन्ड्स हो गए. अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है कि इंडिया में जो पहला सोलर पॉन्ड बनाया गया है वो कहाँ पे है. तो हिंट के लिए आई एम गिविंग यू, इट इज़ इन गुजरात. ठीक है, अब आपको ये पता करके आना है. आपको प्रीवियस क्लासेस में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या आपको उनके आंसर मिले हैं? आप लोगों ने अगर आंसर ढूंढे हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द आंसर्स. उसके बाद में सोलर कुकर होता है. सोलर कुकर में भी हम लोग क्या है, वही सौर ऊर्जा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसमें थर्मल ऊर्जा में. तो उसको भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, फॉर द कुकिंग पर्पस. राइट, आगे देखते हैं. पहला तरीका क्या था, सौर ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में कन्वर्ट करना. दूसरा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की पहली क्लास में पढ़ा था. तो जिन लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है, वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी का लिंक जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहाँ पे जाइए और उसको देखिए, तो आपको आइडिया होगा. तो उसमें हमने पढ़ा था फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपका कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी होता है, 1 to 10%, जिसको एक्टिव सोलर रेडिएशन बोलते हैं, जिसमें से ही जो प्लांट्स हैं उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे प्रिपेयर द फूड. तो ये तो आपका एक नेचुरल तरीका हो गया. दिस इज़ वन ऑफ द नेचुरल वे. और जो हमने लास्ट अभी पढ़ा था सोलर एनर्जी से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला, दैट इज़ दी मैन मेड प्रोसेस. तीसरा है कि आप फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज़ कर रहे हो, सोलर पैनल्स का यूज़ कर रहे हो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स. ठीक है, स्ट्रीट लाइट में आप यूज़ कर रहे हो छोटे लेवल पे. सोलर पैनल्स को तो आजकल लोग अपने घरों पे भी इंस्टॉल करवाने लग गए हैं, सो दैट दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं. पहला, सोलर एनर्जी से थर्मल एनर्जी में आप कन्वर्ट कर रहे हो. मैनमेड तरीका जो है फोटोवोल्टिक सेल्स का आप यूज़ कर रहे हो, जिसमें अगेन यू आर यूजिंग द सोलर एनर्जी एंड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तीसरा तरीका है आपका फोटोसिंथेसिस का, जिसमें आप उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो
यू आर कन्वर्टिंग द सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसकी? जो फोटोसिंथेसिस से खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, अल्टीमेटली बॉडी में जाके वो ग्लूकोज में ही तो कन्वर्ट हो जाता है, फिर उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो इन चीज़ों को डिटेल में देखने के लिए जो पुराने वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स पे जाइए और उनके वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको समझ आ गई, सोलर एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, अब ये कैसे हम इसको सोलर एनर्जी को बेसिकली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो सोलर वाटर हीटर था उसमें हमने क्या बोला था, सौर ऊर्जा को जो है हम लोग थर्मल ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे ना ये आपके सोलर कलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे सनलाइट आ रही है तो जब सनरेज क्या करेंगी, इनके ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे बेसिकली ये हीट अप हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा सिस्टम इस तरीके से है। यहाँ पे एक आपका बॉक्स सिस्टम होगा जिसमें वाटर होगा, उसके लिए एक आउटलेट होगा, अंदर जाने के लिए एक इनलेट होगा, चारों तरफ से वो इंसुलेटेड होगा इंसुलेटर्स की कोटिंग के साथ में, एंड थर्मोस्टेट उसके साथ में लगा होगा ताकि जिस टेम्परेचर पे वो है, वो वाटर का जो टेम्परेचर है, जो गर्म पानी है वो गर्म रहे। ठीक है, और फर्दर उससे एक इनलेट जो है वो हाउस की तरफ जाता है वेयर यू कैन यूज़ दोज सोलर वाटर हीटर्स। तो जो सोलर वाटर हीटर्स होते हैं जनरली जो हिमालयन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो होटल्स वगैरह होते हैं, अगर आप लोग कभी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की तरफ गए हैं तो वहाँ पे मोस्टली यू विल फाइंड दी सोलर वाटर हीटर्स। और ये जो मसूरी में जो लिबासना है वहाँ पे तो एक्सटेंसिवली सोलर वाटर हीटर्स का यूज़ होता है पानी गर्म करने के लिए। तो दीज आर सर्टेन डेली लाइफ एग्जांपल्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो यूपीएससी व्हाट इट डज, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है अपनी जो नॉर्मल लाइफ है ना, डेली लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। इट नेवर गेट्स इनटू द डिटेल, बिल्कुल उसके कहते हैं ना कि रिसर्च बेस्ड कोई चीज़ें पूछ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बिल्कुल जो चीज़ें सिंपल हैं उन पे फोकस करिए, उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, सन से जो सोलर कलेक्टर्स हैं वो लाइट को ले रहे हैं, तो ये जो वाटर टैंक है यहाँ से पानी ये सोलर कलेक्टर्स के ऊपर जा रहा है एंड उसका ये पैसेज है मूव करने का। तो ये जो इधर रॉड्स लगी हुई है, इस रॉड से गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद में इसका जो इनलेट है ये इधर टैंकर के पास जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो इंसुलेटर्स हैं वो क्या करेंगे, जो पानी का टेम्परेचर है उसको मतलब हीट लॉस नहीं होने देंगे, बेसिकली नो हीट लॉस। ठीक है, उसका हीट लॉस नहीं होगा तो आप पानी को काफ़ी देर तक स्टोर करके रख सकते हो। जो उसका टेम्परेचर है, जो थर्मोस्टेट होगा वो उस टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा पानी का, और दैट कैन बी यूज्ड इन द हाउस व्हेन एवर द पर्सन नीड्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है कि हाउ द सोलर वाटर हीटर वर्क्स। ठीक है, इसी में है एक चीज़ कि जब हम पानी को हीट कर रहे हैं, यहाँ पे ना पानी जब यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जब जाएगा तो वो गर्म पानी जाएगा। तो उसी बेसिस पे वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लग जाता है तो स्टीम बनने लगती है। ठीक है, स्टीम बनने लगती है तो उसको फिर आप स्टोर करते हो और देन इट इज़ रिलीज अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ना, हम जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिन्यूएबल हो गया, चाहे वो आपका नॉन रिन्यूएबल हो गया, अब जैसे, तो उसमें जो आपका प्रोसेस होता है ना वो सेम होता है। हाउ अल्टीमेटली क्या होता है, लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो वो प्रोसेस यही होता है कि मेन आपका स्टीम जनरेट करी जाती है। ठीक है, आप भाप बनाते हो, भाप से यू मूव टरबाइन, उस भाप के प्रेशर से टरबाइन घूमती है। टरबाइन का घूमना इज़ अ मैकेनिकल वर्क, वो एक मैकेनिकल एनर्जी है। तो घूमने से वहाँ पे आपका इस डायनामो लगा होता है, वो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको विद्युतीय ऊर्जा बोलते हैं। तो ये जो आपकी विद्युतीय ऊर्जा है इसको स्टोर कर लिया जाता है ग्रिड्स में, इसको स्टोर कर लिया जाता है। फिर जो भी आपका प्लेस ऑफ जनरेशन है इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वहाँ से फिर उसको सप्लाई किया जाता है इन द एरियाज ऑफ नीड।
मेरी बात समझ आ रही है? तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखो। कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, चाहे वो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, चाहे वो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेम। ठीक है, कोल को बंद कर रहे हो आप, यहाँ पे कोल को बंद किया, ठीक है, कोल बंद करने से हीट निकलेगी, तो ये जो वाटर है आप उस वाटर को हीट करोगे, वाटर को हीट करोगे, आपका भाप बनेगा, भाप बनने के बाद में टरबाइन को मूव करेगा। मूविंग ऑफ द टरबाइन इज बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी है उसका घूमना, वो फिर वो डायनामो से अटैच्ड होता है, तो फिर वो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो विद द हेल्प ऑफ डायनामो वो आपकी विद्युतीय ऊर्जा में बदल दी जाती है। ठीक है, फिर इसको हम स्टोर करके रखते हैं ग्रिड्स में। तो ये जो पाथवे है ये कॉमन है। तो ये कोल वाला हो गया। अब सिमिलरली जब यहाँ पे वाटर को हीट किया जा रहा है, अगर वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे स्टीम बना दी जाएगी। तो इसको आप फिर कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको फिर आप कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे जो प्लांट है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एक कॉमन प्रोसीजर है ये आप सबको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि बेसिक प्रोसेस होता क्या है एनर्जी बनने का। बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी से पूछा जाए, सपोज सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से कैसे बन रहा है, तो उसमें भी उसका मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, स्टीम से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। सिमिलरली कोल को बंद करके भी तो आप स्टीम ही जनरेट कर रहे हो, उससे आप टरबाइन मूव करा रहे हो, टरबाइन के मूव करने से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये पूरा कॉमन प्रोसेस है, इसको एक दो बार पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी जैसे हम विंड एनर्जी पढ़ेंगे, हम ओशन एनर्जी पढ़ेंगे, हम जियोथर्मल एनर्जी पढ़ेंगे, सबका जो प्रोसेस है वो सिमिलर है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द प्रोसेस। उसके बाद आता है सोलर पैनल्स। ठीक है, जैसे फोटोवोल्टेक सेल्स मैंने बताए थे। ठीक है, तो आपको अगर जब आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो या करंट अफेयर्स वगैरह देख रहे हो तो सेमीकंडक्टर्स बहुत कॉमन है, आपने पढ़ा होगा। तो व्हाट हैपन्स इन सेमीकंडक्टर्स, आपके इसमें जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिका में क्या होता है, ये सिलिकॉन है। और अब यहाँ पे ना एक और होमवर्क लिख लो आप लोग। सॉरी, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। ये देखो, यहाँ पे आप लोग का होमवर्क है कि ये सिलिकॉन जो है, एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया, उसके अलावा हाउ मैनी सेमीकंडक्टर्स आर देयर। ठीक है, कि सेमीकंडक्टर के और एक दो एग्जाम्पल आपको ढूंढ के लाने हैं और वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो जो आपके सौर ऊर्जा से बन रहे हैं, तो कैसे सोलर पैनल्स उसमें एनर्जी जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा था, जो स्ट्रीट लाइट का एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एक सिस्टम है सबसे छोटे लेवल पे अगर देखा जाए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने ये जो फोटोवोल्टेक सेल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जैसे हमने सिलिका का यूज़ किया है। ठीक है, तो सन रेज जब इस पे पड़ेंगी तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, तो ये जो पूरा आपका ये सोलर पैनल्स का सिस्टम है ये इस तरीके से होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप करेंगे तो यहाँ पे फर्दर आपकी रिएक्शन होगी और उसकी हेल्प से एलईडी लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट्स में जो एलईडी फिट होती है वो काम करेगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने सोलर पैनल्स जो फिट कर रखे हैं तो उसमें जब जब सनलाइट आएगी तब तब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे फिर वो चीज़ जो है आपकी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बैटरी में स्टोर हो जाएगी, बैटरी में स्टोर हो जाएगी। तो जब जब आपके घर की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो ये जो बैटरी में स्टोर डीसी है, दिस गेट कन्वर्टेड इनटू एसी। ठीक है, तो हमारे घर में जो भी हम लाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, ये जो सब यूज़ करते हैं ना, दे बेसिकली वर्क वो एसी करंट से चलते हैं। तो जो बैटरी में आपका जो केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है वो आपकी डीसी के फॉर्म में स्टोर हो रही है, एंड दिस डीसी करंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसी करंट। उस एसी करंट से जो भी हमारे होम अप्लाइंसेस होते हैं वो चलते हैं। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी सोलर पैनल्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि सिलिकॉन का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं, वाई दे आर यूज्ड, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हो रहा है।
तो जब भी सन की रेस यहाँ पे पड़ेंगी सेमीकंडक्टर्स पे, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे गेट एक्साइटेड ड्यू टू हायर एनर्जी। एक्साइट होने के बाद में वो एक चेन फॉर्म में एक केमिकल एनर्जी, एक केमिकल ग्रेडियंट जनरेट होगा, फिर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो बैटरी में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, बैटरी में स्टोर होने के बाद में दैट डीसी करंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एसी करंट। एसी करंट के थ्रू फिर आपके जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक आपने क्या पढ़ा? यू स्टडीड अबाउट सोलर वाटर हीटर्स। सोलर वाटर हीटर्स किस तरीके से काम करते हैं, फिर स्टीम से आप किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करवा पाते हो, एंड देन ऑन व्हाट बेसिस जो भी आपके जो सौर पैनल होते हैं वो कैसे सौर ऊर्जा का यूज़ करके आपके होम अप्लायंसेस को करते हैं, होम अप्लायंसेस को रन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, ये आपको इसके एग्जाम्पल्स ढूंढ के लेके आने और कौन कौन से होते हैं अपार्ट फ्रॉम सिलिकन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है ये वाला आपको ना स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि जो ऑल्टरनेट करंट है और जो डायरेक्ट करंट है उसमें विच वन इज़ मोर पावरफुल। तो एसी करंट इज़ मोर पावरफुल। तो ये चीज़ें काम कैसे करती हैं कि सपोज़ आपका कोई जो लाइट सोर्स है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। आपका कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से आपका जो भी है इन्वर्टर एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लेके आपका इन्वर्टर के साथ एक बैटरी एसोसिएटेड होती है। तो वो जो बैटरी में जनरली आपका डीसी करंट होता है। तो जब लाइट होगी तो एसी करंट काम करेगा और वो साथ ही साथ बैटरी को चार्ज भी करता रहेगा। जैसे ही लाइट चली जाएगी तो ये जो डीसी करंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसी करंट में विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। तो यहाँ पे फिर आपके जितने भी होम अप्लायंसेज हैं वो काम करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वो ये बनता है कि इन्वर्टर प्लेज टू रोल्स। एक कन्वर्टर का काम करता है, एक रेक्टिफायर का काम करता है। रेक्टिफायर का काम कब करता है, जब लाइट चली जाती है तो वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। उसकी वजह से हमारे होम अप्लायंसेस जो हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, एसी करंट इज़ मोर पावरफुल देन डीसी करंट। दूसरी चीज़, जो इन्वर्टर है वो दो रोल प्ले करता है, एक रेक्टिफायर का, एक कन्वर्टर का। जब लाइट रहती है तो लाइट का यूज़ करके वो बैटरी में एनर्जी को स्टोर करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। जब भी लाइट चली जाती है तो ये जो डायरेक्ट करंट है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर रेक्टिफायर की मदद से इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है और वो जो एसी है वो आपके होम अप्लायंसेस को चलाता है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ द विंड एनर्जी। ठीक है, तो विंड एनर्जी में भी क्या होता है कि जो विंड है, विंड की स्पीड, जैसे अगर आपको जिन लोगों ने कल की क्लास देखी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसमें क्या है कि आपका जो स्पीड चाहिए होती है दैट इज़ 8 to 9 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इंडिया में इट्स 10 to 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है विंड की। तो वो बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन है। ठीक है, उसके हमने रीजंस भी बताए थे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ गेट बैक टू द लिंक एंड सी दोज वीडियोज़, उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखना। तो विंड में क्या है, जो आपका विंड टर्बाइंस होती हैं, तो जो टर्बाइंस होती है उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वो ग्राउंड से 100 फीट की ऊंचाई पे लगे होते हैं। दूसरा, उनका जो शेप होता है एरोडायनामिक शेप होता है। ठीक है, उसको वायु गति की उस पर्टिकुलर शेप को बोलते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको कोई रेजिस्टेंस, जो ये विंड टर्बाइन जब मूव करेंगे इनको कोई भी प्रतिरोध नहीं देखना पड़ेगा। विदाउट एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस वो ईजिली मूव कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके दो कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, एरोडायनामिक शेप होना चाहिए और इनकी जो हाइट है वो ग्राउंड से अराउंड 100 फीट ऊपर होनी चाहिए। वाई, ताकि किसी भी तरीके का प्रतिरोध ना हो और ये ईजिली जो है एनर्जी जनरेट कर पाएँ। तो इसमें क्या होगा, अगेन आपका विंड टर्बाइंस जो घूमेंगी तो वो एक मैकेनिकल वर्क कर रही हैं, वो अटैच होगा डायनामो के साथ में। डायनामो जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यही जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ये आपकी स्टोर की जाएगी, ग्रिड्स में स्टोर की जाएगी और उसके बाद में ये आपकी जो है ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। तो अगेन वही वाला प्रिंसिपल आ गया, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये चीज़ यहाँ पे भी है, तो इसका खासकर से ध्यान रखिए। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, विंड चलेगी जहाँ पे विंड ज़्यादा चल रही है
तो उन पर्टिकुलर एरियाज़ में विंड टरबाइन को इंस्टॉल किया जाता है। विंड टरबाइन को 2 बेसिस पे, एक उसका शेप जो है एरोडायनामिक होना चाहिए और 100 फीट की ऊंचाई पे वो होना चाहिए ताकि कोई रेजिस्टेंस ना हो एनर्जी जनरेट करने में। उसके बाद जब एनर्जी जनरेट हो जाती है तो उसको स्टोर करके फिर उसको रिक्वायर्ड प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज़ हाउ द विंड एनर्जी वर्क्स। ठीक है, अब विंड एनर्जी की अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो पहली बार ये 1986 में शुरू हुई थी। तो जो कोस्टल एरियाज़ है, क्योंकि वहाँ पे विंड का जो फ्लो है वो अच्छा होता है, तो इसीलिए दे आर फेवरेबल प्लेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड एनर्जी प्लांट्स। ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो बिकॉज दीज ऑल आर कोस्टल स्टेट्स, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम लोगों ने देखा था तमिलनाडु लीडिंग स्टेट है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है टिल 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो जो 29% ऑफ एनर्जी जनरेट हो रहा था वो तमिलनाडु अपना जो पार्ट था तमिलनाडु का, दैट वाज अराउंड 29%। ठीक है, अभी इसका जो डेटा है सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, जियोथर्मल एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का, इनके जो प्रोपोर्शंस हैं और जो इनके रेशियोज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स के जो टारगेट्स हैं, वो जिस दिन मेरी इसकी रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी हमारी लास्ट क्लास होगी ना, उसके लास्ट में ये सारे डेटा मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने 2022 के लिए टारगेट्स बोले थे, फिर देन 2030 के लिए कुछ नए टारगेट्स आए, कितना गीगावाट किसका मतलब पोर्शन है, सोलर एनर्जी का कितना हिस्सा है, विंड एनर्जी का कितना हिस्सा है, ताकि जो गवर्नमेंट के टारगेट्स है वो फुलफ़िल किए जा सकें। ठीक है, तो ये जब मेरी लास्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी, वहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उतना सफिशेंट है आपके स्टेट पीसीएस के लिए भी सफिशेंट है और उसके लिए भी सफिशेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे भी एक होमवर्क है, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठी। अब क्लास में शुरू के जो 2-3 क्लास थी वहाँ पे हम लोग चीज़ों को थोड़ा स्लो पढ़ रहे थे ताकि आप लोग का एक पेस बन जाए। अब लाइक व्हेन यू आर इनटू द फ्लो, तो बस थोड़ा सा अपना भी स्पीड बढ़ा लीजिए और थोड़ा सा एक्टिविटी ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मैंने ये स्टेट्स मेंशन करें, तो नेक्स्ट क्लास में कमेंट बॉक्स में मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 क्लासेस में नोबडी इज़ रेस्पॉन्डिंग, कि जो भी 2-3 क्वेश्चंस मैंने दिए 2-3 क्लासेस में कोई आंसर नहीं आ रहा है किसी का। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, थोड़ा सा एक्टिवली पढ़िए, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, सिंपल फैक्ट बेस्ड या शीट बेस्ड या पीडीएफ बेस्ड स्टडी को मैं फिर से बता रही हूँ, ख़त्म कर दो। जितना आप एक्टिवली क्लास में सुनोगे, जितना आप खुद से एक्टिव रहोगे चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को समझने में, उतना ही अच्छा होगा और उतना ही बेटर वे से आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर बिल्कुल लेजीनेस में बैठे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप लोगों के पास आराम से 8-10 महीने हैं कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल, कहते हैं ना, शुरू अच्छे से कर सकते हो। जनवरी-फरवरी का जो टाइम आएगा उस तक मत बैठे रहो, तब तक ऑलरेडी चीज़ें इतनी पाइलअप हो चुकी होंगी कि आप उसको रिवाइज़ भी नहीं कर पाओगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसमें आप बहुत ही कम दिनों में इसको कवर कर सकते हो। बहुत ही आपके 30-30, 40-40 पेज के नोट्स बनेंगे दोनों सब्जेक्ट्स के, और आपके लिए रिवाइज़ करना बहुत ईजी होगा। तो आप समझ रहे हो, आप वेटेज देखो, आपको आराम से 10 से 12 क्वेश्चंस ईजिली, ये मैं बता रही हूँ ईजिली, इससे ज़्यादा भी आए हुए हैं। तो ऑल इन ऑल साइंस एंड टेक, और अगर मैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करूँ तो आपके 22 से 25 क्वेश्चन बन सकते हैं ईजिली। और हमारा प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए हाउ मैनी क्वेश्चन वी नीड टू डू, आपको 50% क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं, 45-47 के बीच में आपको क्वेश्चंस रखने इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ। तो अगर आप ये सोच रहे हो इस 20-22 में से, अगर आप 22-25 में से अगर आप 20 से 21 क्वेश्चन भी ठीक कर पा रहे हो, तो मतलब यू आर क्लोजर टू हाफ ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। समझ रहे हो जितना आपको लेकर आना है। अगर आप 20 क्वेश्चन इसके ठीक कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अच्छे से पढ़नी है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़नी है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे 25 के 25 आपके ठीक हो जाएंगे। ढंग से पढ़ोगे, करंट अफेयर्स को फॉलो करोगे, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको बार बार रिवाइज करोगे, तो कर भी सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, अभी समय है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है,
ताकि जब तक आप जनवरी फरवरी तक आओ अपना मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका कवर हो जाए और उसके बाद केवल रिवीजन रह जाए और आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग रह जाए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो थोड़ा सा एक्टिविटी ले आओ। इतना तो बोरिंग भी नहीं है ये सब्जेक्ट जितना आप लोग इतना बोरियत से पढ़ रहे हो। थोड़ा सा एक एक्टिविटी ले आओ। तो होमवर्क में क्या हो गया, एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट अदर सेमीकंडक्टर्स एज वेल। यहाँ पे आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसमें से यू हैव टू टेल मी द रैंकिंग ऑफ दी स्टेट्स। ठीक है। अब जो तमिलनाडु में जो अभी सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेशन हो रहा है वो मुपंदल विंड फार्म है, ये कन्याकुमारी में है। ठीक है, तो इनकी रैंकिंग्स ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में बात करें, पूरे ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो इंडिया का रैंकिंग इज़ फोर्थ इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो, फोर्थ इन टर्म्स ऑफ विंड पावर कैपेसिटी ऑल्सो। बाकी के जो तीन कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वन पे आपका चाइना है, दूसरे पे आपका यूएस है एंड तीसरे पे आपका जर्मनी है, फोर्थ पे इंडिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को कहीं पे नोट डाउन कर लो जहाँ पे भी अपने नोट्स बना रहे हो। ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्टर वाइज रिन्यूएबल एनर्जी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं तो वो मैं आपको, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका जियोथर्मल कंप्लीट हो जाएगा, आपका ओशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो आपकी 6th क्लास आएगी, 6th या 7th क्लास आएगी, वहाँ तक आपका पूरा रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा विद ऑल द रिलेटेड डेटाज। ठीक है, जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स या जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ जो MNRE है रिन्यूएबल एनर्जी वाली, ठीक है, उनके रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी वो भी जब हम करंट अफेयर्स को डील करेंगे तो उसमें भी 1 बाय 1 वो स्कीम्स आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए केवल बेसिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो और बाद में जो डेटा मिलेगा ये आपका याद करने के लिए हो जाएगा बस। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, विंड एनर्जी, ये जो 1986 है ये आपका स्टेट सर्विसेज में काम आता है। अभी तक जो लीडिंग स्टेट था टिल 2021 टू 22 वो आपका तमिलनाडु था। कोस्टल एरियाज़ में हाई पोटेंशियल होता है। विंड एनर्जी काम कैसे करती है, विंड टरबाइन के बेसिस पे। उसके बाद में AC और DC का जो प्रिंसिपल है ये याद रखिए। सोलर पैनल्स कैसे काम कर रहे हैं, सिलिकॉन जो है, हाउ सेमीकंडक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो वो चीज़ आप इसमें याद रखिए। और जो आपका भाप है, ये स्टीम का क्या रोल है, तो जितने भी आप, ये बेसिकली एक आपका कॉमन पाथवे है जो भी आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेशन है, तो वो चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। सोलर वाटर हीटर किस तरीके से काम कर रहा है, इजी डायग्राम है, इसको अपनी नोटबुक में बना लीजिए। स्टेट सर्विसेज में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसका जो रिवर्स है दैट इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी एनवायरनमेंट इकोलॉजी के पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो उससे एक बार जाके रिवाइज कीजिएगा। फोटोवोल्टिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना के टाइम पे क्या हो गया था कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स थी वो मिलना मुश्किल हो गई थी, तो आपके सोलर पैनल्स में तो दिक्कत आ ही रही थी, बाकी मोबाइल फ़ोन्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए। सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब कल की क्लास में ये वाला रिवाइज़ करके आना, पुराने तीनों लेक्चर्स रिवाइज़ करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जियोथर्मल एनर्जी और जो ओशन एनर्जी है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।